हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गॉडसन इन्फो पर। आज हम लोग जो रिवीजन सीरीज़ करने वाले हैं वह 7 और 11 अगस्त और 18 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, उस पर बिल्कुल फुल्ली जो है बेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो आई होप इस सीरीज़ से आपको जो आगामी एग्ज़ाम है, जिनका भी 25, 28, 21, 25, 28 को एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो ये चलिए क्विक रिवीजन है, लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा दिला सकता है। तो इस सीरीज़ को हमारे साथ देखें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे ही बिहार पुलिस का एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम लोग बिहार दरोगा की तैयारी करने में जुट जाएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और हमारे साथ अपना सफ़र सुनिश्चित करें। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना। ठीक है, जैसे ही मनके बनाना आया तो मनके कहाँ बनाए जाते थे, तो चहुंदरों में बनाया जाता था। ठीक है, उसके आगे जो है देखिए मनका जो विशेष करके बनाए जाते थे, मनके की जो फैक्ट्री मिली थी वो चहुंदरों में मिली थी। ठीक है, वहाँ पर जितने भी मेकअप का सामान कह सकते हैं वो सारे चीज़ वहाँ पर मिली थी। तो आगे है आपको चहुंदरों से एक और चीज़ याद रखिएगा, मनके बनाना और वर्गाकार ईंट मिला था। क्या मिला था? वर्गाकार ईंट। और क्या कहता है, ये जो चहुंदरों है ये सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। ठीक है, इसकी खोज 1931 में हुआ था, चहुंदरों की खोज। और किसने किया था? तो मैके ने किया था। किसने? मैके ने किया था। और एक थे एनजी मजुमदार। ठीक है, एनजी मजुमदार। तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको। और हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा था, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहते हैं। अब बात करें मोहनजोदड़ो की, तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है। तो बात करें जैन मठ संस्थान की, तो जैन के जो आपको जैन में जो होते थे तीर्थंकर हुआ करते थे। ठीक है, टोटल 24 तीर्थंकर हुए और जो 24 वाला अंतिम तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। ठीक है, और बात करें ऋषभ देव की, तो ऋषभ देव 23 नंबर वाले ऋषभ देव थे। और क्या कहता है, जैन मठ संस्थानों को बसादिस कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और वास्तविक संस्थापक कौन थे जैन धर्म के? तो यही है महावीर स्वामी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपको बसादिस। क्या हो जाएगा? बसादिस। कहीं कहीं पदासी भी लिखा रहता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। और जो ऋषभ देव थे वो जैन धर्म के संस्थापक थे। 23वें जो थे आपको पार्श्वनाथ थे। नेक्स्ट है पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक संबंधित थे। तो पुलकेशिन की बात करें तो ये चालुक्य वंश से थे। किससे थे? चालुक्य वंश से। और चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? वातापी थी। ठीक है, और जो चालुक्य वंश का जो संस्थापक थे वो राजा जय सिंह थे। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय बहुत फेमस शासक था। इसी का युद्ध हर्षवर्धन के साथ हुआ था। और पूछेगा किस नदी के तट पे हुआ था, तो नर्मदा नदी के तट पे हुआ था पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के साथ युद्ध। ठीक है, बहुत ही प्रतापी राजा था पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा जय सिंह। नर्मदा नदी के तट पे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के साथ युद्ध हुआ था। चलिए इसके जो लास्ट शासक की बात करें तो वो कीर्तिवर्मन थे। और राजधानी चालुक्य वंश की कहाँ थी? वातापी। अगला है घाघरा का युद्ध वर्ष में डैश में लड़ा गया। तो अब बात करें घाघरा की युद्ध, तो सबसे पहले घाघरा का युद्ध जो है बाबर ने लड़ा था। ठीक है, किसने लड़ा था? बाबर ने। तो चलिए बाबर के बारे में जानते हैं। बाबर जो है मुग़ल साम्राज्य का संस्थापक था भारत में। ठीक है, और ये कहाँ से बिलोंग करता था? तो फरगना से करता था। कहाँ से? फरगना से। अब बात करें बाबर जो है भारत में जब एंट्री लिया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध से लिया था, जो कि 1526 में हुआ था। ठीक है, और बाबर का जन्म जो है 1483 ईस्वी में हुआ था। बाबर ने कुल 4 युद्ध लड़े। फेमस युद्ध कितने लड़े? बहुत युद्ध तो उन्होंने बहुत लड़ा, लेकिन भारत में उन्होंने 4 युद्ध लड़े।
तो सबसे पहले 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध लड़ा जो कि इब्राहिम लोदी के साथ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ और मुग़ल साम्राज्य की स्थापना किया। मुग़ल वंश की स्थापना कहाँ से किया? भारत में किया। और पूछेगा बाबर किस वंश का था? तो चगताई वंश का था। अब चलिए बाबर के युद्ध लड़े गए युद्ध देखते हैं। तो पहला तो 1526 में पानीपत की लड़ाई लड़ी, फिर 1527 में घाघरा का। ठीक है, इसका एक ट्रिक है, पान खा चांद के घर। ठीक है, पान से पानीपत, चांद पान खा, ठीक है, खा से खानवा और चांद के घर, च से चंदेरी और घ से घाघरा। ठीक है, तो ये 4 युद्ध उन्होंने इम्पोर्टेंट 4 युद्ध लड़े थे। तो 1526 में पानीपत, 27 में खानवा जो कि राणा सांगा के साथ लड़ा था, 28 में चंदेरी जो कि मेदिनी राय के साथ लड़ा गया था, और 1529 में उन्होंने घाघरा का युद्ध लड़ा। ठीक है, किसका युद्ध लड़ा? घाघरा का युद्ध लड़ा। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर घाघरा का युद्ध पूछ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1529। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका निर्माण शाहजहाँ द्वारा नहीं करवाया गया था? तब शाहजहाँ की बात करें तो शाहजहाँ जो है मुग़ल वंश का ही शासक था। शालीमार बाग करवाया गया। लाल किला जो है थी आगरा का लाल किला शाहजहाँ ने करवाया था, दिल्ली में भी करवाया। बुलंद दरवाज़ा जो है 16वीं शताब्दी में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सिकरी में किसने करवाया था? तो अकबर ने करवाया था। तो यही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जामा मस्जिद दिल्ली, ये भी आपको शाहजहाँ ने करवाया। अगला है, कैप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो कैप ऑफ गुड होप जो है इसकी खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। किसने किया था? बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। और यह आपको दक्षिण अफ्रीका का अंतिम बिंदु है। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में है। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। इसको उत्मांसा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? उत्मांसा अंतरिक्ष। इसी का हिंदी है कैप ऑफ गुड होप का। ठीक है, जैसे कैमोडिन को हम कन्याकुमारी कहते हैं ना, उसी तरह से कैप ऑफ गुड होप को उत्मांसा अंतरिक्ष कहते हैं। तो यह जो है आपको कहाँ पड़ेगा? दक्षिण अफ्रीका में पड़ेगा। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई? तो अब बात करें सरदार की, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, तो 1928 में बारदोली आंदोलन सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, उसमें क्या किया गया था? कर को बढ़ा दिया गया था 30%। ठीक है, तो उसी कर मुक्त के लिए एक आंदोलन चलाया गया था बारदोली, तो वहीं पर उन्हें सरदार की उपाधि बारदोली की महिला द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया? तो 1905 की बात करें, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, उसी में जो है विदेशी वस्तुओं को त्याग किया गया और जो स्वनिर्मित होता है उसको बढ़ावा दिया गया। तो उसी समय कपास उत्पादन को प्रोत्साहन दिया गया था स्वदेशी आंदोलन में 1905 में। तो राइट आंसर स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ बिहार पुलिस का जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा हम लोग बिहार एसएससी और दरोगा का तैयारी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसका सीरीज़ लाएंगे। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, ये ज़रूर आप कमेंट करें हमें। चलिए हम लोग अलग दरोगा का, बिहार एसएससी का, ये सब का घटना चक्र देखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है, एक फर्म का उत्पादन फलन उपयोग में लाए गए आगतों और डैश के मध्य का संबंध है। तो ये हो जाएगा आपका फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों का। तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था डैश है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था आपको पता होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भविष्य निधि के संदर्भ में यूएएन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो यूएएन का जो पूर्ण रूप होता है वह होता है आपको यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो चलिए रिजर्व बैंक के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो एस्बॉर्न स्मिथ थे। कौन थे? एस्बॉर्न स्मिथ। उसके बाद इसकी राष्ट्रीयकरण की बात करें तो इसकी राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1948 को की गई। ठीक है, कब की गई? 1 जनवरी 1948 को। और भारतीय गवर्नर जनरल की बात करें तो वह पहले भारतीय गवर्नर जनरल इसके हुए CD देशमुख। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो एस्बॉर्न स्मिथ, लेकिन अगर भारतीय लगा दे तो CD देशमुख। और अभी 25वें गवर्नर जनरल हैं जिसका नाम गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर है। ठीक है, तो उनका नाम शक्तिकांत दास है। ठीक है, और इसका राष्ट्रीयकरण जो है 1 जनवरी 1949 को हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रुपये की विनिमय दर के संबंध में सही नहीं है? तो अब देखिए, भारतीय रुपया और विनिमय दर के संबंध में कर रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं। मुख्य रूप से इसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में है। ठीक है, तो ये सही है। अब है, यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय किया जाता है। ये नहीं रहा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय नहीं किया जाता है, ये आपको वित्त मंत्रालय के द्वारा तय किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर तो यहाँ पर यही हो जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित होता है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, आकाशगंगा मिल्की वे का आकार क्या है? तो देखिए, आकाशगंगा को हम कहते हैं दुग्ध मेखला, मंदाकिनी, मिल्की वे। तो ये सब आकाशगंगा के ही नाम हैं। ठीक है, तो अब कह रहा है मिल्की वे जो है आपको आकाशगंगा, वो किस आकार का है? तो इसका 80% भाग सर्पिला आकार है। ठीक है, इंग्लिश में पूछे तो स्पाइरल। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमेड है? चंद्रमा मतलब सैटेलाइट हो गया तो कौन सा होगा? तो बृहस्पति। बृहस्पति आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ा ग्रह है। शुक्र और बुध के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, एक भी चंद्रमा नहीं है, 0 है। और शुक्र को हम सांझ का और भोर का तारा कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? तो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को करेगा तो यह आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर में। अब देखिए, तस्मान सागर जो है प्रशांत महासागर में पड़ता है, तो राइट आंसर तस्मान सागर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी तस्मान सागर की अगर पूछे लंबाई चौड़ाई तो ये 2800 किलोमीटर में फैला हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भू क्षेत्रफल स्क्वायर किलोमीटर के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है? तो यूरोप की बात करें तो सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। ठीक है, रूस यूरोप और एशिया में दोनों में है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो चलिए देखते हैं। कर्क रेखा जो टोटल है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये कौन कौन से राज्य से गुजरती है? देखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो क्रम है आपको पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है, तो देखिए टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, अब इसको देखिए, ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो आप ट्रिक से बस राज्य के नाम याद कर सकते हो, लेकिन अगर आपको पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व की ओर अगर क्रम से सजाने दे दिया जाए तो वहाँ पर ट्रिक काम नहीं देगा। अगला है, भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है। तो जिसे क्या कहा जाता है? जैसे ही बाहरी हिमालय होगा तो बाहरी हिमालय को हम लोग शिवालिक रेंज के नाम से जानते हैं और ग्रेट हिमालय को हम ट्रांस हिमालय कहते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए ट्रांस हिमालय का 3 भाग हैं। ठीक है, जिसका ट्रिक होता है कलेजा। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, कलेजा इसका ट्रिक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम होता है। सिंधु और जास्कर नदी का जो संगम होता है आपको, यह होता है लद्दाख में। कहाँ होता है? लद्दाख में। सिंधु की ही सहायक नदी है जास्कर नदी।
सिंधु का जो है 80% जल पाकिस्तान में रहता है और 20% ही जल भारत उपयोग करता है और ये 1960 में यह सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र है? तो भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कह रहा है तो यह आपको हो जाएगा सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। क्या हो जाएगा? सिद्रापोंग जल विद्युत संयंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, जल विद्युत संयंत्र क्या होता है कि जहाँ पर नदी का धार होता है वहाँ पर एक डैम बना दिया जाता है, वहाँ पे टरबाइन लगा दिया जाता है और वहीं जल से ही बिजली तैयार किया जाता है, उसी को हम जल विद्युत कहते हैं। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्लैश एंड बर्न कृषि को क्या कहते हैं? स्लैश और बर्न कृषि को हम झूम कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जंगलों को काट के जला दिया जाता है, फिर उस स्थान पे कृषि किया जाता है। तो ये कृषि जो है पूर्वोत्तर भारत में बहुत ज़्यादा फेमस था पहले, ठीक है, तो उसको हम झूम कृषि कहते हैं। पाम लॉ जो है आपको मणिपुर में फेमस है, पाम लॉ, ठीक है, तो आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? झूम कृषि। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषताएं ली गई है? तो यह हो जाएगा आपको 10। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 देशों से विशेषताएं ली गई है। जैसे कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका से। राज्य के नीति निदेशक तक आयरलैंड से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। तो इसी तरह से 10 देशों से लिया गया है। निम्नलिखित भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधान परिषदों के गठन के लिए प्रावधान किया गया? तो विधान परिषद का गठन जो है आपको अनुच्छेद 169 में है, ठीक है, किस में हो? 169 में। तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 169, ठीक है। और अब विधान परिषद है भारत के 6 राज्यों में लागू, आपको पता होना चाहिए। इसका ट्रिक है तू भी मज़ा कर, ठीक है। मैं बार बार जब भी वीडियो बनाती हूँ विधान परिषद से रिलेटेड सवाल आते हैं तो मैं इसे बताती हूँ कि तू भी मज़ा कर। टी से तेलंगाना, यू से उत्तर प्रदेश, BHI से बिहार, M से महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश और KR से कर्नाटक, ठीक है। ये 6 राज्यों में विधान परिषद है। अगला प्रश्न है, संसद द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? पारित अगर पूछे तो 2009 में पारित किया गया था, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा 2009। लेकिन अगर लागू की बात करें तो 2010 में किया गया था। कब किया गया था? 2010। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना कब से की जाती है? मैंने राष्ट्रपति के ऊपर में एकदम एक अच्छा सा वीडियो बना रखी हूँ, जिसमें क्या है कि अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो राष्ट्रपति से रिलेटेड एक भी अनुच्छेद आपका नहीं छूटने वाले हैं। मेरे प्लेलिस्ट में, पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके आप राष्ट्रपति के बारे में देख सकते हो, ठीक है। अगला है, किसी धन विधेयक को लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा उसको कितने दिन तक लोकसभा को लौटा सकती है? तो वह हो जाएगा 14 दिन, ठीक है। उसके बाद स्वतः ही पारित हो जाता है। अब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 219। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 219, ठीक है। न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत की शक्तियों, प्राधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित है? जैसे पंचायत की शक्ति की बात करें तो ये आपको हो जाएगा 243 का जी। और पूछेगा इसमें पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो यह हो जाएगा, देखिए, पंचायती राज जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया और कुल इसमें 29 विषय हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से किन अंगों या प्रावधानों को संशोधित नहीं किया जा सकता है? तो यह आपको हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन नंबर A। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महोत्सव पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? तो बात करें महोत्सव पर्व तो यह नागालैंड में मनाया जाता है और इस महोत्सव पर्व को वहाँ पर एक पक्षी है हॉर्नबिल, ठीक है, तो हॉर्नबिल महोत्सव के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये नागालैंड का पर्व है महोत्सव पर्व, ठीक है। अगला है, बाज साजों के रूप में तानपुरा और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये तानपुरा और पखवाज के साथ ध्रुपद पद शैली की प्रदर्शन किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ध्रुपद। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस की बात करें तो यह 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। क्यों 29 अगस्त को मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन जो है हॉकी के जादूगर, कमेंट कीजिए हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता था, उनका बर्थडे है, ठीक है।
क्वेश्चन है, बाईचुंग भूटिया डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने। यह तिब्बतीय स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तिब्बतीय स्वतंत्रता आंदोलन। चलिए अगला है, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो यह राइट आंसर हो जाएगा पोलो। क्या हो जाएगा? पोलो। एजरा कप संबंधित किससे है? पोलो से है। अगला है, भारत में पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहले 1900 ईस्वी में भारत ने ओलंपिक खेल में भाग लिया था। अगला है, पुरानी दिल्ली में लाल किले पर प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस राष्ट्रीय त्यौहार पर फहराते हैं? आपको पता होना चाहिए, एक बार लाल किला पर फहरता है और एक बार जो है इंडिया गेट के सामने। तो अभी यह हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस, ठीक है, जो कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। तो 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री जो है लाल किले पे झंडा फहराते हैं। और गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी है 1950 को संविधान लागू हुआ था, तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो इस दिन राष्ट्रपति जो है आपको इंडिया गेट के पास झंडा फहराते हैं। अब है, देश और उसकी राजधानी का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लीबिया त्रिपोली सही है, बेल्जियम ब्रुसेल्स सही है, बहामास नसाओ से, कजाकिस्तान बिश्केक गलत है। कजाकिस्तान का हो जाएगा आपको नूर सुल्तान, ठीक है। क्या हो जाएगा? नूर सुल्तान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? ठीक है, तो ये हो जाएगा किलोवाट घंटा। क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा में 746 वाट होता है। अब है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए हम बैरोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? बैरोमीटर। लैक्टोमीटर हम दूध की शुद्धता मापते हैं, और थर्मामीटर से ताप, और मल्टीमीटर से हम कई चीज़ों को माप सकते हैं। अब एक वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम, ठीक है। पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा? तो इसका वेट जो है आपको, कि द्रव्यमान कितना है 10 किलोग्राम, और आपको पता होना चाहिए ग्रेविटी 9.8 दिया हुआ है, तो वेट बराबर mg होता है। तो मास दिया हुआ है 10 गुने 9.8, तो ये हो जाएगा 98। और आपको पता होना चाहिए भार पूछ रहा है तो न्यूटन में मापते हैं, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। अगला है, मैग्नीशियम का 144 ग्राम में डैश ग्राम परमाणु मौजूद है? तो 144 ग्राम हो गया, और इसका परमाणु पूछ रहा है, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 24 होता है। इसको 24 से भाग दे देना है, 6 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, इस तरह का प्रश्न आएगा, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो इसके रूपांतरण को हम कहते हैं, देखिए तरल अवस्था मतलब द्रव से गैस में चेंज हो रहा है, तो क्वथनांक मतलब बॉइलिंग हो रहा है, तो यह हो जाएगा आपको वाष्पीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण। अगर द्रव से ठोस बन रहा है और ठोस से द्रव बन रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपको? गलनांक बिंदु काम करेगा, ठीक है। ठोस से द्रव गल रहा है, द्रव से ठोस हो रहा है, तो हिमांक बिंदु। तो इस नेक्स्ट है, कौन से तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो सिलिकॉन जो है आपको, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 8 4, तो आउटर सेल में कार्बन और गैलियम का दोनों का 4 होता है, ठीक है। तो आपको राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? तो ऑन्कोलॉजी कैंसर के उपचार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर आपको कैंसर हो जाएगा। अगला है, नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा उत्तक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? तो आपको बताना चाहिए, ये बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यह हो जाएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या हो जाएगा? स्क्लेरेनकाइमा, जो दृढ़ता प्रदान करता है, ठीक है, और इसको दृढ़ उत्तक कहते हैं। तो राइट आंसर स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। पेरेनकाइमा जो होता है आपको शाकीय पौधे में होता है। कॉलिनकाइमा जो है आपको लचीलापन प्रदान करता है, ठीक है। तो कॉलिनकाइमा, यहाँ राइट आंसर आपको स्क्लेरेनकाइमा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो क्वेश्चंस हैं आपको 18 अगस्त में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो कह रहा है, बिहार में भूमि संघर्ष के लेखक कौन है? तो बिहार में भूमि संघर्ष के लेखक आपको हो जाएगा हसन इमाम। कौन हो जाएगा? हसन इमाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकाल बोर्ड फॉर सेल पार्क कहाँ स्थित है? अकाल फॉर सेल होगा, ठीक है। अकाल बोर्ड फॉर सेल पार्क कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यह राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ होगा? तो जैसलमेर में है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार किसको मिला था? तो 2024 के आर्यभट्ट पुरस्कार की बात कर रहा है कि किसे मिला था। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और 2024 में आर्यभट्ट पुरस्कार किसे मिला था? ये आपको हो जाएगा पबुलूरी सुब्बा राव। ठीक है, पबुलूरी सुब्बा राव आंसर हो जाएगा। सुब्बा राव पी सुब्बा राव। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फ्यूज तार बना होता है, तो फ्यूज तार की बात करें तो SN और PB से बना होता है, मतलब टिन और शीशा से बना होता है फ्यूज तार। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा शीशा और टिन और शीशा। ठीक है, फ्यूज तार बने होते हैं। इसकी लंबाई बहुत छोटी होती है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही कम होता है फ्यूज तार का। अगला, घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज हमेशा संयोजित किया जाता है। तो देखिए, बाकी सारे चीज़ जितने भी घर में कनेक्शन होते हैं वो समानांतर श्रेणी में होते हैं, पैरेलल में होता है। लेकिन अगर फ्यूज की बात करें तो वो हमेशा श्रेणी क्रम में होगा। ठीक है, किस में होगा? श्रेणी क्रम में, तो सीरीज में होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा कोशिका प्रोटीन का उत्पाद का स्राव करता है? तो प्रोटीन उत्पादन करने वाली प्रोटीन फैक्ट्री कौन हो गई? राइबोसोम। राइबोसोम को हम प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यह जो है क्या उत्पादन करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला प्रश्न है, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में पोषण की बात करें हम, तो अमीबा में जो पोषण होता है, देखिए राइबोसोम जो होता है वह प्रोकैरियोटिक सेल में भी पाया जाता है। और राइबोसोम दो तरह का होता है, एक 70S होता है और 80S होता है। बड़े जानवरों में 80S होता है, जैसे मानव में 80S होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और 70S होता है। सबसे ज़्यादा जो हमें प्रोटीन मिलता है वो दाल से मिलता है। ठीक है, अब है अगला प्रश्न है, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में पोषण जो आपको है कूटपाद के द्वारा होता है। ठीक है, उसको हम सूडोपोडिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सूडोपोडिया। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा कूटपाद। तो जो मॉर्निंग के टाइम में रिवीजन सीरीज़ हो रहा है, जिनका भी एग्ज़ाम बचा हुआ वो रिवीजन सीरीज़ को ज़रूर देखें। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, अमीबा में पोषण किसके द्वारा होता है? तो ये हो जाएगा राइट आंसर कूटपाद के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष दुरुस्त किया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष जो है आपको पता होना चाहिए अवतल लेंस से ठीक होता है। ठीक है, निकट लिखिए, निकट 3 अक्षर का होता है और अवतल 4। तो इसको याद करने का यही तरीका है, निकट के लिए अवतल और दूर दो अक्षर हैं, तो दूर के लिए 3। ठीक है, उत्तल। तो दूर के लिए आपको उत्तल लेंस हो जाएगा और निकट के लिए अवतल लेंस हो जाएगा। और जरा दृष्टि दोष की हम बात करें तो बाईफोकल लेंस हो जाएगा, दोनों लगाएंगे। ठीक है, बाईफोकल लेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, तो सरकारिया आयोग का गठन पूछ रहा है। तो सरकारिया आयोग का जो गठन हुआ था आपको 9 जून 1983 को हुआ था। ठीक है, कितना हुआ था? और 9 जून 1983। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 जून 1983। और यह सरकारिया आयोग जो है आपको केंद्र राज्य संबंध को बताता है। तो राइट प्रश्न है, बुद्ध एवं धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक जो हैं आपको वो अश्वघोष हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? अश्वघोष हो जाएंगे। बुद्ध चरित्र के लिए लेखक अश्वघोष। और बुद्ध एवं धर्म पुस्तक के लेखक पूछ रहा है तो भीमराव हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव। अगला है, फूड मोटर्स ने भारत में कदम रखा था। तो बात करें फूड मोटर्स की, कब भारत में कदम रखा था? तो यह आपको हो जाएगा 1903 में। कब हो जाएगा? 1903 में। 16 जून 1903 को इन्होंने भारत में कदम रखा था। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन था? ठीक है, तो अब यह थे यह हो जाएगा राइट आंसर आपको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूछ रहा है प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह हो जाएगा आपको
एनी बेसेंट। ठीक है, बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस की तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ था और इसके महासचिव थे A.O. ह्यूम और जो पहले अध्यक्ष बने W.C. बनर्जी। ठीक है, और प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। और भारतीय की बात करें तो यह भारतीय महिला थी सरोजनी नायडू। ठीक है, कौन सी थी? प्रथम महिला एनी बेसेंट हो जाएगा, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और दूसरा जो है 1925 में हुआ था, जो कि भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी, जिसका नाम था सरोजनी नायडू, 1925 में कानपुर के अधिवेशन में। चलिए अगला क्वेश्चन है 2024 में महात्मा बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? तो महात्मा बुद्ध की जयंती की बात करें तो उनका जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और इसमें 2024 को हम जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपको? $2597 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2597 मनाया गया जयंती। और इनका बुद्ध का जन्म जो हुआ था नेपाल के लुम्बिनी क्षेत्र में हुआ था। लुम्बिनी नाम की जगह पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था और सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिया था। तो बुद्ध से रिलेटेड जितने भी चीज़ हैं आप देख लीजिएगा, बौद्ध संगति वगैरह के बारे में कि कुल कितने बौद्ध संगति हुए? 4 बौद्ध संगतियाँ हुई। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये आप देख लीजिएगा कौन उस समय के अध्यक्ष थे और किसने करवाया था। अगला प्रश्न है बिहार में मिलेट मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ठीक है, मिलेट है, मिलेट मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो 2023 में हुआ। ठीक है, और यह हुआ 28 फरवरी 2023 से शुरू। अगला प्रश्न है विश्व का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन है? तो सबसे क्षेत्रफल में बड़ा देश की बात करें तो यह हो जाएगा रसिया। ठीक है, रूस। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। भारत कितने स्थान पे है? तो 7वें नंबर पर भारत है। ठीक है, चलिए रूस के बाद कौन सा है? कनाडा है। उसके बाद आपको अमेरिका आ जाएगा। फिर अमेरिका के बाद देखिए क्या कहता है, अमेरिका के बाद आपको कौन सा देश आएगा? चीन आएगा। ठीक है, फिर ब्राज़ील है। उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया है, फिर भारत है। ठीक है, तो भारत कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पे। अगला है PSLV का पूरा नाम क्या है? तो PSLV का पूरा नाम है पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। क्या है? पोलर सेटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, इसका पूरा नाम है PSLV का। अगला प्रश्न है गांधी सेतु पुल किस नदी पर है? तो गांधी सेतु जो पुल है यह आपको बिहार के पटना। तो देखिए गांधी सेतु पुल का नदी किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है। ठीक है, बिहार में है गंगा नदी पर। 1982 में इसका निर्माण हुआ था। और उसके बाद क्या कहता है, अगर बात करें हम कि गंगा नदी की कितनी लंबाई बिहार में बहती है, गंगा कितने किलोमीटर? तो 445 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। टोटल इसका जो लंबाई है 2525 किलोमीटर गंगा की। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपको ये सेशन कैसा लगा है कमेंट जरूर करके बतावें। अगला है निकोली मैक्सवेली ईस्वी ने 1513 में किस ग्रंथ की रचना की? तो निकोली मैक्सवेली कह रहा है 1513 में किस ग्रंथ की रचना की? राइट आंसर आपको हो जाएगा इले प्रिंस पे। क्या हो जाएगा? इले प्रिंस पे। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।